हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा, वेलकम टू मैथ्स इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 की करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेट द फंक्शन 5x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं शुरू। Let I be equal to the given integral 5x upon x plus 1 into x square plus 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये जो ऊपर गिवन है लीनियर एक्सप्रेशन है 5x, और नीचे दो फैक्टर्स गिवन है, उनमें से एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई। लेट 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन हमें मालूम है कि ये जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं इनको हम अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं इस तरीके से, है ना। और ये जो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर के ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं जो कि हम ए ले लेंगे यहाँ पे। और क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है यहाँ पर, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइजेबल नहीं है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल नहीं है, तो उसके ऊपर फिर हम लीनियर एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता फर्दर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, और ऊपर लीनियर फैक्टर लेंगे बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ अब देखो, ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन तो कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 रहेगा, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ प्लस इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन रह गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो राइट हैंड साइड पर है, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ये किसके इक्वल हुआ, 5x के इक्वल। अब देखो यहाँ से, अब हमें ए, बी और सी, इन तीन कांस्टेंट्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कि हम कोई एक्स की ऐसी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें जिसके लिए हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर, इनमें से एक जीरो बन जाए, तो एक हमारा वेरिएबल आ जाता है। या फिर कोफिशिएंट कंपेयर करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफर हम यही वाला फैक्ट मेथड करते हैं जिससे कि जिसमें एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सके। देखो यहाँ पर ये जो हमारा फैक्टर है एक्स प्लस वन, हमें मालूम है कि अगर एक्स के प्लेस पर अगर हम -1 सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, उसकी हेल्प से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो चलो हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1। ठीक है, अब ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 ही आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और ये +9। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्स की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आएगा, तो +0 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह क्या किया था हमने, -1। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया a इंटू 10, ये क्या बना हमारे पास, 1 प्लस 9 इज 10, तो 10 इंटू ए, तो 10a लिख सकते हैं इसको, 10a प्लस 0 10a के इक्वल ही होगा, इज इक्वल टू 5 इंटू -1 विच इज -5। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू आएगी -5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा अब हमें
बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले देखो बी और सी की वैल्यू को हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है इसको हम जीरो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। तो जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब ये ब्रैकेट को हम जीरो के इक्वल नहीं कर सकते एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम कॉफिशिएंट कंपेयर करके इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए आएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो मतलब बी आ गया, तो यहाँ पर बी लिख देते हैं। और फिर अगर बी इसको करेंगे बी एक्स इंटू वन, तो एक्स ये बी एक्स बनेगा, है ना, ये सी एक्स बनेगा और ये सी बनेगा, मतलब इसको सॉल्व करके सिर्फ जो कॉफिशिएंट आएगा वो बी आएगा। तो टोटल कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ए प्लस बी जीरो के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी की वैल्यू जो है वो माइनस ए के इक्वल आई, ठीक है, क्योंकि ए को वहां ले जाएंगे, बी इज इक्वल टू माइनस ए, और ए तो हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया बी जो है वो माइनस ऑफ माइनस वन बाय टू के इक्वल हुआ, विच इज इक्वल टू वन बाय टू। तो ये हमारी बी की वैल्यू आई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ठीक है। आ, यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी बनेगी, ए इंटू नाइन, है ना। तो ए इंटू नाइन विच इज नाइन ए, तो यहाँ से तो नाइन ए आ गई। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी बनेगी, देखो ये तो एक्स की टर्म बनेगी, ये भी एक्स की बनेगी, सी इंटू एक्स बी सी एक्स होता है, तो सी इंटू वन इज सी विच इज कॉन्स्टेंट, तो नाइन ए प्लस सी बन गई यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ये नाइन ए प्लस सी टोटल कांस्टेंट टर्म बनेगी, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म कितनी, जीरो, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, इट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर c की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, c की वैल्यू माइनस नाइन इंटू ए के इक्वल आई, ठीक है, विच इज माइनस नाइन इंटू माइनस वन बाय टू, क्योंकि a की वैल्यू तो माइनस वन बाय टू है, तो ये बन जाएगी नाइन अपॉन टू, ठीक है। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, ए की, बी और सी की जो वैल्यूज आई हैं, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं, चलो ठीक है। इक्वेशन वन में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है फाइव एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो ये आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन बाय टू, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ए के प्लेस पर माइनस वन बाय टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन। और नेक्स्ट में प्लस, यहाँ बी की वैल्यू यहाँ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है, तो ये हो जाएगा प्लस, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है वन बाय टू और सी की वैल्यू नाइन बाय टू, तो ये हो जाएगा वन बाय टू एक्स, वन बाय टू एक्स प्लस नाइन बाय टू। तो ये बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। अच्छा, इसको देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो न्यूमिनेटर है यहाँ पर, इसमें से वन बाय टू कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर इसमें से हम वन बाय टू कॉमन लेंगे तो यहाँ से वन बाय टू कॉमन लेने से ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस नाइन, और वन बाय टू कॉमन आएगा, और वन बाय टू का जो डिनोमिनेटर है टू, वो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन के साथ, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो जो इंटीग्रल है, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रल करना था हमको, वो किसके इक्वल होगा, इसके इंटीग्रल के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसमें -1/2 कॉमन है, तो -1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर आ जाएगा dx/x+1। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में लेते हैं तो ये 1/2 आया, तो 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x+9/x²+9 dx। ठीक है, तो देखो चलो ऐसा करते हैं, इसमें हम ये जो इंटीग्रल, इन दो इंटीग्रल है, इनको I1 और I2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट I इज इक्वल टू -1/2 I1 प्लस 1/2 इंटू I2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 तो हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम I1 सॉल्व करते हैं। I1 क्या है? I1 है हमारा dx/x+1। ठीक है, मतलब ये 1/x+1 का इंटीग्रेशन है, जो कि किसके इक्वल होगा? लॉग ऑफ मॉड x+1 के इक्वल। ठीक है, ये तो I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I2 है x+9/x²+9। ठीक है, इसको हम दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेते हैं। एक तो हो गया x/x²+9 dx, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 9/x²+9 dx। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x² + 9 है, इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये I2 हटा देते हैं यहाँ से। लेट x² + 9 इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ dt/dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2x आएगी। ठीक है, x² का डेरिवेटिव 2x, 9 का 0 होता है, तो यहाँ से dt/dx से 2x से x इंटू डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x इंटू डी एक्स आ जाएगा dt/2। 2 नीचे चला जाएगा यहाँ, तो मतलब वो 1/2 dt बना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो I2 है, I2 किसके इक्वल आया? इस x dx के प्लेस पे तो 1/2 dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसमें कि 1/2 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dt, और x²+9 के प्लेस पे आ जाएगा t। ठीक है, प्लस अब ये सेकंड इंटीग्रल है, इसमें से हम 9 बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा हमारा 1/x² प्लस, अब ये 9 होता है, ये होता है d का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब dt/t का इंटीग्रेशन होगा लॉग t, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू, ये है 1/x² + a² की फॉर्म, जो कि होता है 1/a इंटू tan 1 x/a के इक्वल। तो 1/a का मतलब हो गया 1/3 इंटू tan 1 x/3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग, यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। t क्या है? x² + 9, तो यहाँ लिख देंगे हम x² + 9, और प्लस ये 3 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू tan 1 x/3। ठीक है, अच्छा देखो लॉग के साथ जो भी एक्सप्रेशन होता है, जनरली हम उसमें मॉड लगाते हैं। मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है लॉग जो है वो एक पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है हमेशा, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता कभी भी, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम मॉड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हो, ठीक है, नेगेटिव हो ही नहीं सके, जैसे कि यहाँ x² + 9 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव रहता है हमेशा, और उसमें 9 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ठीक होगा, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम इसलिए x² + 9 यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 3 tan 1 x/3। तो ये आई है हमारी I2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं I के प्लेस पे,
आई किसके इक्वल है, -1/2 I1 + 1/2 I1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव I इज इक्वल टू 1 - 1/2 × I1, ठीक है। -1/2 × I1, और I1 क्या है हमारा, I1 हमारा है log ऑफ mod x + 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 × log ऑफ mod x + 1, ठीक है। उसके बाद +1/2 × I2, और I2 ही है सारा, तो इसको हम I2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 log x² + 9 + 3 इंटू tan−1 x/3 + c, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू log mod ऑफ x + 1 प्लस 1/2 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, तो 1/4 इंटू log x² + 9 प्लस 1/2 इंटू 3 हो जाएगा 3/2, तो 3/2 tan−1 x/3 प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेट sin x अपॉन sin x माइनस है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, तो करते हैं स्टार्ट। लेट I बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल sin x अपॉन sin ऑफ x माइनस है, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो x - a है ब्रैकेट, इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। लेट x - a इज इक्वल टू t। तो यहाँ से अगर हम dt अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dt अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 0, क्योंकि a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 - 0 मतलब 1। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर dt की वैल्यू जो है वो dx के इक्वल ही आई है, ठीक है। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू sin x। अब देखो यहाँ पर हमने x - a को t के इक्वल लिया है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो बनेगी t + a के इक्वल, ठीक है। a को वहां ले गए तो t + a, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में साइन के साथ x है, इसके प्लेस पर तो t + a आएगा, ठीक है। और अपॉन साइन x - a, t के इक्वल है तो x - a के प्लस पे t आ गया, और यहाँ dx जो है वो dt के इक्वल ही आया, तो dt हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो हमारा न्यूमरेटर में आया है साइन t + a, ये साइन a + b की फॉर्म में है, ठीक है। अब साइन a + b होता है किसके इक्वल, साइन a + b होता है साइन a cos b + cos a sin b के इक्वल। में 11th क्लास में क्यों नहीं आइडेंटिटी ये वाली, तो उसके अकॉर्डिंगली साइन t + a बनेगा साइन t इंटू कॉस a प्लस कॉस t इंटू साइन a, ठीक है, अपॉन साइन t, और ये हो गया dt। अब इस इंटीग्रेशन को हम दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा साइन t इंटू कॉस a अपॉन साइन t dt, और सेकंड इंटीग्रल हमारा बन जाएगा कॉस t इंटू साइन a अपॉन साइन t dt, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ साइन t और साइन t कैंसिल हो गए, अब हमारे पास क्या बचा फिर यहाँ इंटीग्रेशन में, कॉस a इंटू dt बच गया। अच्छा कॉस a क्या है, कॉस a तो एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं कॉस a, तो इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो कॉस a तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और यहाँ आ गया dt प्लस। अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से साइन ए जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन के बाद साइन ए ले लेंगे, ठीक है। और फिर बच क्या गया हमारे पास, कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी होता है कॉट टी के इक्वल, तो ये बन गया कॉट टी डी टी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू
dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी बनेगा लॉग साइन टी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि लॉग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग साइन एक्स, यहाँ लॉग साइन टी आ जाएगा और प्लस सी हो गया, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी किसके लिए इक्वल लिया था हम, टी हमने लिया था एक्स माइनस ए के इक्वल, तो यहाँ पर जहां जहां टी है वहां पर एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ टी के प्लेस पर एक्स माइनस ए और प्लस सी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉस ए को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस ए इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स कॉस ए, और कॉस ए इंटू माइनस ए बन जाएगा माइनस ए कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए, और यहाँ लिख देते हैं हम प्लस प्लस ये वाली टर्म प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी के साथ ये माइनस ए कॉस ए लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस ए कॉस ए जो है वो एक कांस्टेंट है, तो सी भी यहाँ कांस्टेंट है, तो मतलब ये जो है ये जो है हमारा ये ओवरऑल ये सारा कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो हम इस पूरे को ही सी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम कैसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन है आई वो हो जाएगा एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस इस पूरे को सी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉग साइन एक्स माइनस ए है, तो साइन एक्स माइनस ए पे हम मॉड लगा देते हैं क्योंकि लॉग के साथ मॉडुलस वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेट ई रेज टू पावर 5 log x माइनस ई रेज टू पावर 4 log x अपॉन ई रेज टू पावर 3 log x माइनस ई रेज टू पावर 2 log x, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लॉग के दो रूल्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। पहला रूल तो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी लॉग p इंटू लॉग m की फॉर्म में, तो ये लॉग m रेज टू पावर p के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम लॉगरिथमिक लॉज में पढ़ चुके हैं। और एक और है हमारे पास लॉ, वो होता है e रेज टू पावर लॉग एफ एक्स। ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो ये दो दो रूल हैं इसके, ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। अच्छा, आप देखो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, यहाँ पर देखो ये 5 log x है, 5 log x यहाँ पर p log m की फॉर्म में, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो 5 log x है ये बन जाएगा log x रेज टू पावर 5, ठीक है। ऐसे माइनस e रेज टू पावर, ये हो जाएगा log x रेज टू पावर 4, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे हो जाएगा e रेज टू पावर log x रेज टू पावर 3 माइनस e टू द पावर log एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आए हैं, ये चार एक्सप्रेशंस, ये इस फॉर्म में e रेज टू पावर log एफ एक्स की फॉर्म, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल ही होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये e रेज टू पावर log x रेज टू पावर 5 है, तो x रेज टू पावर एफ एक्स की जगह x रेज टू पावर 5 है, तो ये x रेज टू पावर 5 ही बनेगा, ठीक है।
सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये जो स्टेप है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो एक्स रेज टू पावर 4 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, और ऐसे यहाँ से डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, और एक्स रेज टू पावर 4 और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ आ गया डी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सा बन गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेट cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी। देखो इसमें देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, तो जो साइन एक्स है इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स, तो वो cos x आएगा। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है cos x इंटू डी एक्स, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं dx को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा dt इज इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स। दैट मीन्स cos x dx की वैल्यू dt के इक्वल आई। दैट मीन न्यूमरेटर में cos x dx है तो उसकी जगह dt आ जाएगा और sin x के प्लेस पे t आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है इट विल बी इक्वल टू cos x dx के प्लेस पे आ गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस ये साइन एक्स का स्क्वायर है, तो साइन एक्स की प्लेस पे क्या टी, तो ये टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो अब इसको हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म में लेके आए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब देखो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया, मतलब ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो फिर ये डी टी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब x के प्लेस पर t है और a के प्लेस पर 2 है, तो साइन इनवर्स t अपॉन 2 और प्लस c। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स t, और t हमने क्या दिया था साइन x के इक्वल, तो t के प्लेस पे साइन x आएगा, तो साइन x अपॉन 2। ठीक है, और प्लस c, जो कि हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेट साइन रेज टू पावर 8x प्लस कॉस रेज टू पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। यहाँ पर ये x जो है वो मिसप्रिंट हो रखा है, तो ये साइन रेज टू पावर 8x है। ठीक है, तो करते हैं इसको, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंटीग्रल है इसमें ये हो गया हमारा साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x अपॉन, तो ये जो 1 है ना, इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है,
और -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर, अच्छा देखो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x, इसको हम लिख सकते हैं साइन रेज टू पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू पावर 4x होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, अब ये जो 1 है ना ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर, इस 1 के प्लेस पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ऊपर क्या स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ आ गया dx। ठीक है, आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। तो इसका मतलब ये हमारा जो इंटीग्रेशन आई है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया है। ठीक है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा साइन एक्स टू पावर 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x, ये ए माइनस बी बना, और इंटू ए प्लस बी, मतलब साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला ब्रैकेट, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म है। यहाँ पे ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स है, बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, और नेक्स्ट और क्या है इसके आगे, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया dx। अच्छा देखो यहाँ पर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और हमारी जो आइडेंटिटी है ये बन जाएगी इसके इक्वल। अच्छा देखो अब ये जो ब्रैकेट है साइन रेज टू पावर 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x, इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट आ गया हमारा इंटू साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन, अपॉन क्या आ गया, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो बनेगा साइन रेज टू पावर 4x, और प्लस ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस रेज टू पावर 4x। ठीक है, डिनोमिनेटर में ही आ गया, और यहाँ dx। ठीक है, अच्छा देखो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है, ये वाला और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये तो कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास क्या बच गया अब इंटीग्रेशन में, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx ये बच गया ना हमारे पास अब। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, ये पता है हमको, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 dx, जो कि किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है,
और यहाँ dx आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, अगर हम इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लें तो ये जो अंदर जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर। ठीक है, हमें पता है कि अगर किसी ब्रैकेट से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। अब ये जो माइनस है ये कांस्टेंट है, तो माइनस को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अच्छा, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी है, ये हम क्लास 11th में कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x। ठीक है, अब तो देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस, अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। ठीक है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन बनेगा साइन 2x, और हमें ये पता है कि x का जो कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड होगा, तो अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और प्लस c, इसका मतलब हमारा जो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी जो वैल्यू आ गई किसके इक्वल आ गई, माइनस, या चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 इंटू साइन 2x। ठीक है, प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन।